जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग, जैसे हमने जो पिछली क्लासेस करी थी, तो उसमें हमारी कौन सी क्लासेस हुई थी? तो वो हुई थी हमारी 3 क्लास मूल अधिकारों की। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने मूल अधिकारों को ख़त्म करा, और 3 क्लासेस इसलिए मैंने कराई थी ताकि आपको धीरे धीरे थोड़ा सा सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। भाई ये नहीं है कि आप एक ही क्लास में ख़त्म कर दो, खिचपीट खिचपीट ऐसे करके एक ही क्लास में ख़त्म करना, वो चीज़ नहीं है। आप एकदम शांति से पढ़िए और चीज़ों को समझने के द्वारा पढ़िए कि भाई समझिए पहले चीज़ों को, फिर उसको पढ़िए, तब आपको अच्छा पढ़ा जाएगा। ऐसे ही आज का मैंने आपको कल टॉपिक बताया था कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो वो होंगे आज के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें आर्टिकल्स रहने वाले हैं। भाई हम चीज़ों को आर्टिकल्स और भाग में, दोनों चीज़ों में पूरा संविधान ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आर्टिकल्स भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं और पार्ट भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद रहें। और मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता हुआ चल रहा हूँ कि भाई कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेनली जो मैं अभी ये टॉपिक करा रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, समय को देखते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो हम चलते हैं अपने सीधे, हमारी जो क्लास होने वाली है कौन सी होने वाली है। तो नीति निर्देशक निदेशक तत्व। तो हमारी कौन सी क्लास रहेगी आज? हमारी ये 13 क्लास है, नंबर ऑफ 13। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या चलने वाला है जी भैया। हमारे चलने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। निदेशक तत्व, पहले बात कर लेते हैं हम इसमें भाग की। भाग कौन सा है जी ये? भाग नंबर 4। और आर्टिकल्स की बात करें या अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो 36 से लेके 51। देखिए, इसमें से अगर एक आध मान लीजिए मैं छोड़ भी देता हूँ, तो वो इसलिए छोड़ देता हूँ कि भाई ये हमें लगता है कि एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मैं सारे ही करवाऊंगा लगातार। अगर छूट जाता, आप उसके लिए टेंशन ना लें कि भाई छूट गया है तो। इसके बाद में हम बात करते हैं ये किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। प्रेरित क्यों है जी? प्रेरित का मतलब ये है कि उस आयरलैंड का जो संविधान है उससे लिए गए, अर्थात उससे अडॉप्ट करे गए। और जो चेंजेस हमारी ज्योग्राफी को देखते हुए, हमारे यहाँ के जो समुदाय है या राज्य के जैसे हमारे राज्य, उन सब चीज़ों को इसमें ऐड करके तब ऐड करे जाते हैं हमारी ये सारी चीज़ें। हमारे जो विद्वान लोग थे, उन्होंने ऐड करी हैं ये। इसके बाद में हम आते हैं अपने आर्टिकल्स पे। यहाँ से मैं आर्टिकल शुरू करूंगा। आर्टिकल आ जाता है इसमें। तो 35 हमने कहाँ तक पढ़े थे? 35 पढ़ लिए थे हमने हमारे मूल अधिकारों को, जो था उसमें संसद मूल अधिकारों को विनियमित कर सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संसद अपने जैसे मूल अधिकारों के लिए कोई भी कानून बना सकते, वो किसके हाथ में होगा? तो वो संसद के हाथ में होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 36। 36 या 36। इसमें बात करें, इसमें बात बताया गया है राज्य की परिभाषा। परिभाषा, राज्य की परिभाषा वो वही होगी जो भाग 3 में, अर्थात मूल अधिकारों में दी गई है कि एक राज्य क्या होगा। तो वो वही सारी चीज। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। कोई भी पार्ट आता है, कोई भी ऐसा वाद होता है, या फिर कोई ऐसा मान लीजिए एक्ट है या कुछ भी है, उसमें सबसे पहले जो पहली धारा होगी, या धारा बोले अनुच्छेद बोले, तो उसमें सबसे सबसे पहले राज्य की ही परिभाषा दी गई होगी। कोई भी मान लीजिए कुछ भी, जैसे हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, या फिर ये है आईपीसी सीआरपीसी, जो फर्स्ट की पहली जो धारा होती है, मान लीजिए जैसे हम बात करें संविधान की, आर्टिकल 1 में क्या है? तो आर्टिकल 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विवरण के बारे में बताएगा। तो पहली किससे होगी? हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जो भी अनुच्छेद होगा, जो भी बात करते हैं हम, जैसे हमारे ये भाग पार्ट चल रहा है 1, तो इसकी वैसे तो 36 आर्टिकल, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से देखें तो ये पहला अनुच्छेद होगा। तो इसमें क्या दी गई है भैया? इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 37।
आर्टिकल 37 ये है न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं होंगे। न्याय योग्य का मतलब क्या, कि न्याय योग्य क्यों नहीं होंगे? मान लीजिए आपके जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसके तहत 5 रिट जारी करी जा सकती हैं। और लेकिन अगर इनका कुछ भी हनन होता है, कुछ भी इसमें कटौती होती है, बढ़ती हो, तो कुछ भी होता है, तो इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ किसके लिए बताई गई है? सारी चीज़ें बताई गई हैं एक राज्य के लिए। राज्य में एक देश के लिए जो अपना डेवलप कैसे करना है, अपनी पॉलिसीज जो होती हैं वो कैसे रहनी, जैसे डीपीएसपी इसलिए बोला जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि भाई क्या क्या पॉलिसीज होंगी एक राज्य की, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो वही सारी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें क्या नहीं होगा जी, ये न्याय योग्य नहीं होंगे इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 38। क्या जी भैया? आर्टिकल 38 इसमें 3 न्यायों की बात करी है। 3 न्याय वो कौन कौन से होंगे जी? एक आर्थिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। एक सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और थर्ड इज राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 38 में क्या बात करी गई है? वो बात करी गई है न्याय की, कि आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी न्याय की बात करें। सभी लोग उसके समान होंगे, कोई अलग छोटा या बड़ा नहीं होगा, सब न्याय के तौर पर सभी होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो सभी के लिए न्याय की जो बात करी गई है, सभी के लिए समान न्याय होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 में क्या है जी? आर्टिकल 39 जीविकोपार्जन के लिए राज्य सभी को सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगा, समान अवसर प्रदान करेगा। भैया जी ये क्या आपके मन में आएगा, समान अवसर कैसे? एक राज्य का कर्तव्य होगा, क्या होगा, क्योंकि जीविका उपार्जन के लिए, अपने जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए क्या करेगा, तो सबको जो रोजगार है या श्रम है, श्रम की बात करें तो समान अवसर प्रदान करेगा। ये किसका काम होगा? ये राज्य का। जो भी बात चल रही है, हम जिसकी भी बात करेंगे, हम करेंगे किसकी बात? इसमें सारी चीज ये किसकी होंगी? स्टेट की होंगी। यानी कि ये स्टेट का कर्तव्य है, इसकी ड्यूटी है कि हम लोगों के लिए ये चीजें करने की। तो इसमें क्या है? जीविकोपार्जन के लिए राज्य के सभी रोजगार समान अवसर प्रदान करना। इसके बाद में हम बात करते हैं और क्या बात करते हैं? संसाधनों का समान बंटवारा। इसी के अंदर है क्या? संसाधनों का समान बंटवारा। इसके बाद में आता है एक समान कार्य के लिए, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन या बराबर वेतन। ये बराबर वेतन किसके लिए है? समान संसाधनों का बंटवारा। क्या किसी भी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं होगा। सभी के लिए जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो मान लिया स्त्रीलिंग है या फिर पुरुष लिंग की बात करें, दोनों में ही यही है, तो समान वेतन होगा। संसाधनों की बात करें तो संसाधन भी सभी में समान बंटवारा होगा। ये नहीं है कि एक के लिए ज्यादा होगा, दूसरे के लिए ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समान वेतन की और समान संसाधनों के बंटवारे की बात करी गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी जी? 39A। हम यहाँ लिख देते हैं आर्टिकल 39A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लिख लीजिए इसे।
इम्पोर्टेंट क्या है जी? गरीबों के लिए, गरीबों के लिए निशुल्क, निशुल्क विधिक सहायता, सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। गरीबियों के लिए निशुल्क विधिक सहायता क्या है भैया जी? ये आपके मन में आएगा। मान लीजिए अभी कोई गरीब इंसान है जो कि मान लीजिए विधिक सहायता मतलब कोई वो अपनी तरफ से पहल भी नहीं कर सकता, उसके पास में कोई परेशानी है, पैसे नहीं है या इस तरीके से, तो ये किसका कर्तव्य होगा? वो राज्य का कर्तव्य होगा कि भाई इसको विधिक सहायता प्रदान की जाए, वो भी एकदम निशुल्क। आपने देखे होंगे कि सरकारी वकील होते हैं, सरकारी वकील जो होते हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करे जाते हैं। ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। किसकी सरकार थी उस समय पे? वो तो उस समय पे थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के में क्या है जी? तो बात करते हैं हम आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 इसमें है पंचायतों का, पंचायतों का गठन, गठन या संगठन बात करें एक ही है। आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, इसमें जो भी पंचायत से रिलेटेड सारी चीजें तो इसमें है। और इसी आर्टिकल की वजह से हम क्या कहते हैं, इनको गांधीवादी सिद्धांत की भी व्याख्या हम करते हैं कि भाई ये गांधीवादी पे भी बेस्ड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 काम, काम कौमा शिक्षा कौमा लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में क्या है? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है वो राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कभी राज्य का एक ये हम बात करें कि ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराएगा आपको, हमको, तो ये कराएगा राज्य का काम होगा। क्या होगा जी? काम, शिक्षा और लोक सहायता। लोक सहायता किसी भी तरह की हो सकती है, तो ये सारी चीजें किसकी होंगी? ये राज्य हमें प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 42। किसकी बात करते हैं जी हम? आर्टिकल, आर्टिकल 42 काम, काम की न्याय, क्या बात करते हैं? काम, न्याय, न्याय संगत और मानवोचित, मानवोचित वातावरण देना, वातावरण देना या प्रदान करना। प्रसूति सहायता का उपबंध, सहायता का उपबंध। भाई काम है न्याय संगत और मानवोचित, उसके लिए क्या है इसमें दिया गया 42 में? वातावरण देना और प्रसूति सहायता का उपबंध। किस में दिया बात करी गई है? तो 42 में बात करी गई है, आर्टिकल 42। इसके बाद हम बात करते हैं 43। किसकी बात करते हैं जी हम? आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 सभी कर्मकारों के लिए क्या है जी? सभी कर्मकारों के लिए
के लिए निर्वाह मजदूरी मजदूरी व कुटीर उद्योगों के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना। ये किसका काम होगा जी? एक राज्य का काम होगा कि भाई कोई कर्मगार हैं उनके लिए मजदूरी का निर्वाह करना, और सभी जो बात करें कुटीर उद्योग के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना ताकि वो फले फूलें और हमारे देश की आर्थिक आर्थिक सहायता कर सकें। भाई ये सारी चीज़ें किस में करी गई, किस में बताई गई है? आर्टिकल 43 में। किसकी बात कर रहे हैं हम? सारी चीज़ें स्टेट पॉलिसी की बात करें, स्टेट पॉलिसी ऑफ क्या बात इसके बाद में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 44। किसकी बात करते हैं जी हम? आर्टिकल 44। इसमें क्या है जी? इसमें है सभी के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। संहिता ये क्या है जी? इसको हम यूसीसी भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंग्लिश में बोले तो हम बात करें, इसमें क्या है? सभी के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। ये सबसे पहले किस में थी हम बात करते हैं तो? गोवा में। लेकिन फरवरी के बाद में अगर हम बात करें फरवरी 2024 की, तो ये किसने भी लागू कर दिए? इसको किसने लागू कर दिया? तो वो कर दिया एक उत्तराखंड ने। किसने कर दिया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया। कब करा है? तो 2024 में फरवरी फरवरी के आसपास। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि किसी भी धर्म वर्ग धर्म की बात करें या फिर किसी भी समुदाय की बात करें, सभी के लिए एक ही कानून होगा। मान लीजिए किसी का धर्म की बात करें, उसके लिए समान तलाक की बात करें, शादी की बात करें, और कोई बच्चा किसी को गोद लेना है तो उस किसकी बात करें? सभी के लिए एक समान एक व्यवस्था होगी। ये नहीं होगा कि भाई हिंदू कोड भी अलग है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। ये सारी चीज़ें इसमें अगर ये लागू हो जाता है तो सभी के लिए समान नागरिक संहिता होगी। इस किस में दी गई है? इंपॉर्टेंट है ये। आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि ये एक एक मैंने आपको वो यही बताया था, और एक मैं आपको बता देता हूँ एक कौन सा, ये 40। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ये क्वेश्चन, इसकी बात करूं मैं, ये पूछा गया आपका यूपीएसआई 2021। इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। सीधा सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो 39 का ए बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये 44, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो इनको विशेष कर आप अलग से अच्छे से लिखें। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। किसकी बात करें जी भैया जी? आर्टिकल 45। इसमें क्या 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 कहा गया? तो इसमें कहा गया 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों को निशुल्क व निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये किस में कहा है? तो आर्टिकल 45 में। कैसे जी? बात करते हैं हम, ये हमारा मूल अधिकार में भी था। मूल अधिकार में भी आपको बताया कि भाई जो भी 6 से 14 बच्चों का वो उनका मूल अधिकार होगा कि 6 से 14 बच्चों के निशुल्क
शिक्षा प्रदान करी जाएगी। तो इसमें भी क्या, एक स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट की ये पॉलिसी रहेगी कि 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि देना ही देना है उनको शिक्षा। इसके बाद में बात करते हैं हम एक, इसी के अंडर जोड़ा गया था क्या, 6 से 6 वर्ष, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बच्चों की देख रेख, देख रेख का जिम्मा किसका होगा? तो वो होगा राज्य का। इसको कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 को। किसकी सरकार थी? अटल जी की, या अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उन्होंने क्या जोड़ा था कि 6 वर्ष से जो आयु के 6 वर्ष आयु के जो कम बच्चे हैं, उसकी देखरेख का जिम्मा किसका होगा? वो होगा राज्य का होगा। जैसे आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई किसी को कुपोषण हो जाता है, कुछ कुपोषण का शिकार हो, पोलियो का शिकार हो जाता है, कैसी किस तरीके, तो वो सारी देखरेख का इंतजाम कौन करेगा? तो वो एक राज्य करेगा। ठीक है। और वैसे भी इंडिया पोलियो से फ्री हो चुका है। कहते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की बहुत जरूरी है जीवन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 46। किसकी जी? आर्टिकल 46। SC ST अन्य दुर्लभ वर्गों की, वर्गों की शिक्षा और शिक्षा व आर्थिक हितों का, या हितों की अभिवृद्धि। क्या कह रहे जी इनकी? SC ST और अन्य अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ये किसका, कौन देख रेख करेगा? ये देख रेख करेगा एक स्टेट, राज्य, या की बात करते हैं। ठीक है। जो पिछड़े लोग हैं या पृथक जिनके पास में इनके आर्थिक सहायता और शिक्षा की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 पोषाहार, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को जीवन स्तर को ऊंचा करने। किसकी बात कर रहे हैं जी हम? ऊंचा करने, ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारना, स्वास्थ्य को सुधारना, सुधारने, क्या कर लेते हैं हम यहाँ? सुधारने का कर्तव्य राज्य का कर्तव्य किसका होगा? राज्य का होगा। पोषाहार, पोषण, पोषण और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, ये किसकी किसकी जिम्मेदारी होगी? इसको सुधार और बेहतर करने का जो काम होगा वो किसका होगा? एक राज्य का काम होगा। कि भाई अपने जो भी राज्य में जो भी जनसंख्या है, जो भी जिन लोग रहते हैं, उनके अपने पोषाहार, पोषक तत्व, भोजन, या ऐसी बात करें, या जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में आपके जो जो भी स्वास्थ्य, हेल्थ केयर जो भी आते हैं, इनके बेहतर उनका जीवन बनाने के लिए, तो वो किस में दी गई है? आर्टिकल 47 में बात करी गई है कि ये राज्य का काम होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की। किसकी करते हैं जी? 48 की। 48 में क्या है? आर्टिकल 48 कृषि
एवं पशुपालन। किसकी बात कर रहे हैं जी हम? कृषि एवं पशुपालन। पशुपालन की जो बात करें, संगठन की बात करते हैं हम, पशुपालन कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात करें तो किस में बताई गई है? ये बताई गई है जी आपके आर्टिकल 48 में। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे 40 ए की, 48 ए की बात करते हैं हम। आर्टिकल 48 ए, पर्यावरण संरक्षण जैसे संरक्षण, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु पक्षियों की रक्षा। रक्षा का कर्तव्य बोले तो किसका किसका काम होगा ये? आर्टिकल 48 का जो पशुपालन संगठन की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक राज्य का काम होगा। किसमें होगा? जब पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव अभ्यारण्य वो, और पशु और पक्षियों की रक्षा किसका काम होगा? तो ये एक राज्य का काम होता होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 49। किसकी बात करते हैं जी हम? आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या गया? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्मारकों, स्थानों, स्थानों व वस्तुओं, वस्तुओं का संरक्षण, संरक्षण। आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व में मीन्स ये आते हैं जो राष्ट्रीय हमारी, जैसे सपोज करिए लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, और भी हमारे ऐसे मंदिर हैं जो पुराने धरोहर हैं। बात करते हैं हम धरोहर स्थल की, जैसे यूनेस्को की हेरिटेज साइट पे आप देखेंगे भी हमारे इतने यूनेस्को साइट्स हैं, मतलब साइट्स नहीं, स्थल हैं, कितने स्थल है, तो वो किसका काम होगा? उसका देख रेख का, संरक्षण की बात करें तो वो किसका होगा? स्टेट का होगा। ये सारी चीजें हम किसके बारे में बात करें तो स्टेट के बारे में कर रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी कहाँ है। सारी चीज, मेन चीज फोकस जो है कि जिम्मेदारी का स्टेट एक ऐसा होना चाहिए, इन चीजों को बरकरार रखना चाहिए, इन चीजों की देख रेख करनी चाहिए। तो सारी चीज में क्या आता है इसमें? आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किसके तहत? आर्टिकल 49 के तहत। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट 49। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 50। किसकी बात करते हैं जी हम? आप हम बात करते हैं आर्टिकल 50, और आप ये साथ के साथ नोट करते रहिए। ये नहीं कि मैं बात बताऊंगा तभी आप नोट करेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है तो आप इन्हें नोट करते रहिए। न्यायपालिका का, न्यायपालिका का न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक या अलग होना। आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई ये क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक या अलग होना, ये क्या चीज़ है भाई? जैसे हमारी कोई, जो हमारी कार्यपालिका, जो हमारे संसद है, मान लीजिए कोई कानून बनाती है, अगर वो दोनों आपस में एक साथ मर्ज रहेंगे, हमारे संविधान का संरक्षण कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। वो बिल्कुल अलग होना चाहिए कि भी उन दोनों के ये नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आपस में, आपस में एक ही भी एक साथ हो जाएं
कार्यपालिका एक साथ होगी, न्यायपालिका होगा अगर कोई गलत कानून आता है। इसीलिए न्यायपालिका गलत कानून आता है तो न्यायपालिका उसको जांचेगी, परखेगी और उसको फिर निरस्त भी कर देती कि भाई ये चीज़ नहीं। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, एनजीएसी 2014 में आया था, उसमें क्या था, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो चुने जाएंगे वो एनजीएसी के द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चर्चा करी, उसके बाद में उसको खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है इसमें सारी चीज़ें। तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, एनजीएसी के बारे में बताऊंगा क्या था, कैसे था और क्यों निरस्त करा। तो ये हम सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ रहे होंगे तब उसके बारे में बताऊंगा मैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि भाई न्यायपालिका को और कार्यपालिका से कैसे पृथक या अलग होना। किस में है तो ये आर्टिकल 50 में। इसके बाद में बात करते हैं हम आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 अंतर अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। सुरक्षा की अभी अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 क्या बात करी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाई पूरे विश्व में, पूरे भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बोला गया कि भाई जो हमारा जो संविधान है पूरे विश्व को क्या मानता है, परिवार की तरह मानता है, और उसमें शांति और सुरक्षा की जितने भी बढ़ावा हो सके किसी की मान लीजिए क्या किस पे विश्वास करता है, तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक परिवार की भांति मानता है कि सभी आपस में भाईचारा मान के चलें, और भाईचारे की भूमिका निभाता है हमेशा। किसकी भूमिका निभाता है, जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें या सेकंड की बात करें कि भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कुछ ए साइड थे, कुछ बी साइड थे, लेकिन इंडिया इंडिया जैसे रहा था वो सी साइड रहे थे, ये अलग रहे थे, ये किसी में ना ए ग्रुप में थे ना बी ग्रुप में थे। तो इंडिया किस में रह गया था, अलग रहा था। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मेन है वो क्या है, वो कहते हैं कि हम एक परिवार की तरह हैं और इसमें शांति सुरक्षा इनको इनको सबको मद्देनजर रखते हुए सब चीज किस में बोली गई है, ये बोली गई है आर्टिकल 51 में। तो हम बात करते हैं जैसे, तो यहाँ पे हमारा लास्ट हो जाता है ये। तो इसमें हमारा ये आर्टिकल 51, इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे भाग 4 और आर्टिकल कितने से कितने हो जाता है, तो 36 से लेके 51 तक। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भी इसकी विशेषताओं की बात करें कि इसमें क्या है, तो ये क्यों दिए गए हैं। ये जैसे बात करते हैं हम किसकी, इनका उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है जी, इनका उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य बनाना, ना कि पुलिस, ना कि पुलिस राज्य, ना कि पुलिस राज्य की स्थापना करना या फिर बनाना। क्या क्या है इसका, लोक कल्याणकारी राज्य, ये किसका काम है, जो कि हमारे ये किस लिए ये लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अब इसके बाद में बात करते हैं हम एक इनके पॉइंट्स, जैसे हम बात करते हैं न्याय, समानता और बंधुत्वता, बंधुता की बात करते हैं, बनाए रखना, न्याय क्षमता और बंधुता बनाए रखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई न्याय कौन थे, हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और समानता एक दूसरे के जैसे वेतन के लिए समान, किसी कार्य के लिए समान वेतन। बंधुत्व भाईचारा यानी कि आर्टिकल 51 इसकी बात करी गई है। तो इसका इसका क्या काम है कि भाई सब में न्याय समानता बंधुता बनाए रखने का एक जो राज्य का कार्य होगा, वो किसका किसका काम होगा, ये राज्य का काम। और जैसा कि हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है ये चीज, जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे, हम प्रस्तावना सारी चीजें पढ़ ली थी, ये सारी चीजें कि उसमें भी उल्लेखित है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये न्याय योग्य नहीं होंगे, मैंने आपको बता दिया था, न्याय योग्य नहीं। सिर्फ किसके ऊपर है,
राज्य के ऊपर, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको लागू करता है या नहीं लागू करता है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकारों की तरह नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनको, अगर हम संक्षेप में बात करें, जैसे एक आर्थिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, की स्थापना। ठीक है, तो सारी चीजें हमने पढ़ी, क्यों क्यों है ये जरूरी है, क्या इनके विशेषताएं। तो एक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है इस स्टेट नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। किसके सबसे ये हो जाता है कि एक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और अब आपको बता दूं मैं कि अभी हमारे ये समाप्त हो चुके हैं, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने बड़े अच्छे से पढ़े। आप लोग नोट भी कर रहे होंगे साथ के साथ। और हमारी जो अगली वीडियो आएगी, हमारी जो अगली वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे जो मूल संविधान में नहीं थे, इनको कौन से संविधान से जोड़ा गया, कौन सी समिति थी, किसकी सिफारिश पर करी गई, इनके बारे में हम सब कुछ पढ़ रहे होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट्स करते रहिए, मेरा मनोबल आप लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। इन्हीं से मेरे को मोटिवेट मिलता है, और इन्हीं चीज़ों से मेरे को प्रेरणा मिलती है कि भी मैं आगे की क्लास आपकी निरंतर लेता रहूं। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो हमारा टॉपिक आपको पता ही चल गया, और उसके बाद में हम और आगे की तैयारी निरंतर बेहतर तरीके से आप लोग भी करते हैं। मिलते हैं हम कल। तो नमस्कार दोस्तों।